हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। अभी तक हमने क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, जिसमें हमने देखा कि उसमें थैलेमस, रिसेप्टिकल यानी कि स्टॉक, पेडिसल और साथ में सेपल, पेटल और एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसको हमने डिस्कस किया, जिसमें डिटेल में हमने देखा थोड़ा सा एंथर को। जब हमने ट्रांसफर सेक्शन उसका कट करा तो हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात करी। हमने बोला कि एंथर हमारा बाइलोब्ड है, टेट्रास्पोरेंजिएट है और साथ ही साथ उसके सारे फंक्शंस हमने देखे। हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा जिसमें हमने बोला मालवेसी फैमिली में जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, जिसमें चाइना रोज, हमारा कॉटन, लेडी फिंगर, ये सब आता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि सबसे अंदर जो हमारी लेयर है दैट इज टेप्टम, जो सबसे नियर है टू दी स्पोरोजिनस टिश्यू। इतना बात किया था हमने, 4-5 लेयर्स के बारे में बात करी थी। सबसे आउटर हमने बोला एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, फिर हमने बात करी थी टेप्टम। और उस टेप्टम के अंदर कांटेक्ट में कौन है, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन है, स्पोरोजेनस टिश्यूज। हमने बोला था स्पोरोजेनस टिश्यूज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एकदम होमोजीनसली सेल्स होते हैं, यानी कि सेम टाइम के जो कि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है वो सेल्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उस पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नाम तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मतलब माइक्रोस्पोर बन रहा होगा, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर बन रहा होगा यहाँ पे। बट वही जो माइक्रोस्पोर है आगे चल के मेच्योर होके बनाता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो इसीलिए पहले होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस और वही मेच्योरेशन के बाद हमारा बनाएगा पॉलन ग्रेन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि क्या पॉलन ग्रेन मेल गैमीट होता है? नहीं, पॉलन ग्रेन है मेल गैमिटोफाइट, वो आगे चल के फिर बनाएगा मेल गैमीट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर बन रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब वर्ड को क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि माइक्रोस्पोर का मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे माइक्रोस्पोर बन रहा है। किससे बन रहा है हमने बात करी थी, एक बार हम वापस से इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। हमने बोला था कि जो हमारा एंथर है वो टेट्राहेड्रल है क्योंकि 4 एंड्स हैं, बाइलोब्ड है क्योंकि 2 लोब्स में डिवाइडेड है, 2 थीका है इसमें, एक थीका इधर इस तरीके से, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला था हमने, है ना। और 1-2 थीका है हर एक लोब में, इसलिए इसको हमने बाइलोब्ड बोल दिया था। इतनी बात हम कर चुके थे। अब फिर हमने बात करी थी जब इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने कट करके देखा तो हमने बोला इसमें 4 लेयर हमें दिखी। पहली दिखी एपिडर्मिस, फिर दिखी हमें एंडोथीशियम और फिर हमें दिखी मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद हमने किसकी बात करी, सबसे इंपॉर्टेंट जो नरिशमेंट दे रहा है, कौन सी लेयर? अगर नहीं याद आ रहा है तो पुराना लेक्चर वापस जाके देखो, उसके बाद आप वापस से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मिडिल लेयर के बाद टेप्टम। कौन सी लेयर है? टेप्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, हमने बोला नरिशमेंट भी कर रही है, कैलेज एंजाइम भी बना रही है, साथ में ये स्पोरोपोलिन के लिए जो यूबिश बॉडी है वो भी बना रही है, कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स भी बना रही है, बहुत सारे IAA इंडोल एसिटिक एसिड भी बना रही है, हॉर्मोन्स भी बना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसका, ठीक है। तो ये हमने देखा आउटर से, ये आउटर मोस्ट है ना, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की हमने इतनी बात करी थी। बट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अभी इस लेयर मतलब एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से चौथी लेयर, सबसे अंदर टेप्टम थी। तो ये पहुंच गया इस माइक्रोस्पोर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इन्हीं के बारे में हमने बोला था, ठीक। तो वही स्पोरोजिनस सेल है, इस हर एक, ये जो पूरा का पूरा है स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। इस स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रोस्पोर बना सकता है। क्या बोला मैंने? कि ये पूरा का पूरा स्पोरोजेनस टिश्यू है,
यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजिनस, जो सिमिलर टाइप के होमोजिनस सेल्स हैं उनको स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं। और उस टिश्यू के हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपना माइक्रोस्पोर बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस हर एक सेल को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल क्यों? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन बनाएगा आगे चल के, इसीलिए मदर सेल बोल दिया, ठीक है। इसी को हम पोटेंशियल पॉलन भी बोलते हैं, पोटेंशियल पॉलन, क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि ये पॉलन ग्रेन बना सकता है, क्योंकि पहले माइक्रोस्पोर बनाएगा फिर जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा। इसी को माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए रहेगा, मदर सेल है ना, जो माइक्रोस्पोर बनाएगा आगे चल के, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो बन रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू से। अभी तक हमने कितनी बात कर ली कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारा क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। उस हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल में कैपेबिलिटी है। तो इसको अगर हम बात करें तो अगर हम लिखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो स्पोरोजिनस सेल है उसको हमने क्या बोला, PMC, यानी कि पोटेंशियल मदर सेल, ठीक है, या फिर पॉलन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल पॉलन है ना। इसी को मदर सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। तो इसी को जो हमने बात करी, अब ये आ गया हमारा एक सेल जिसको हम बोल रहे हैं MMC या PMC। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया हमारा MMC यानी कि मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल मदर सेल। अब ये है क्या, वही स्पोरोजिनस टिश्यू है जिसमें वो कैपेबिलिटी है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें होती है क्या, अब ये कैसा है, डिप्लॉइड है, ये याद रखना है हमें, डिप्लॉइड सेल है ना, तो क्योंकि हमारी जो बॉडी है दैट इज डिप्लॉइड बॉडी, ठीक। तो स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो इसमें होगा मियोसिस 1। क्या होगा, मियोसिस 1। तो मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे एक सेल और दूसरा सेल कैसा बनाएगा, NN बनाएगा, ये भी N बन गया, ये भी N बन गया, ठीक। अब इसके बाद होगी इसमें मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 कैसे होगी मेरे को बताओ, इसमें रिडक्शनल होगा या इक्वेशनल होगा, मतलब ये मियोसिस 2 कैसी होती है हमें पता है, मियोसिस 2 इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये माइटोसिस की तरह होती है, ठीक है। तो अब क्या बनेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे हमारे 4 सेल्स, 1 2 3 और 4। अब ये जो 4 सेल बने हैं ये अभी भी साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसको माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, अभी माइक्रोस्पोर बना नहीं है, ये बना है हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना है, टेट्राड। अब कैसे जुड़े हैं, इसमें है, इसके पूरे बीच में यहाँ पे इस तरीके से ये जुड़ा है कैलोस से। किससे जुड़ा है, कैलोस। तो इस कैलोस को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए। अब वो कौन तोड़ेगा, वो वही चीज तोड़ेगी जो बना रहा था हमारा टेप्टम। कौन सा एंजाइम बना रहा था, कैलेस बना रहा था, इसीलिए मैंने बोला था वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, ठीक है। तो इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को अलग करना है तो पहले ये जो कैलोस है, ये जो वॉल जो थिकनिंग बना रखी है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम किसने बनाया, टेप्टम ने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्ट करा जब माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो अब हमारे माइक्रोस्पोर हो गए हैं अलग, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर हो गए हमारे अलग, ये सारे बन गए हमारे माइक्रोस्पोर, ठीक। ये हमें माइक्रोस्पोर मिल गए, बट हमें तो पॉलन ग्रेन चाहिए था। अब इसमें होना है मैचुरेशन। अब देखो प्लॉइडी लेवल भी साथ में देखते चलेंगे, NN हो चुका है, ये भी N, ये भी N, ये भी N और ये भी N। अब ये क्या है, ये भी N, इस तरीके से सारे N बन चुके हैं और अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, हर एक माइक्रोस्पोर क्या करेगा, आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा, यानी कि अब होगा मैचुरेशन। किसका, पॉलन ग्रेन का नहीं, माइक्रोस्पोर का। वो माइक्रोस्पोर ही जो है हमारा मैच्योर होके अब क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। अब इसमें मैच्योरेशन कैसे होगा, मतलब अभी तक तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है,
बट अब इसमें और चीज़ें भी देखनी है, जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा वैक्यूलेशन, यानी कि वैक्यूलेशन। इस वैक्यूलेशन में क्या होगा, यानी कि वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है इस तरीके से, तो इसमें जब वैक्यूलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक बड़ा सा वैक्यूल बन गया, और ये न्यूक्लियस आ गया इसका साइड में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे होगा स्पिंडल फाइबर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर बने तो किस तरीके से आएगा, ये बना हमारा सेल, इसमें आ गया ये लार्ज सा वैक्यूल, और यहाँ बन गया हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ पे इस तरीके से स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन बन रहे हैं। अब जैसे स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमने पिछली क्लास 11 में देखा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में देखा है कि स्पिंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब क्या होने वाला है, अब सेल डिवीजन होने वाला है। तो अब सेल डिवीजन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा स्पिंडल फाइबर बन गया है, यानी कि अब वो रेडी है डिवाइड होने के लिए। तो बट यहाँ पे अब डिवीजन तो होगी माइटोसिस, लेकिन कैसी होगी, अनइक्वल, ये याद रखना है, ठीक है। कैसी डिवीजन होगी, अनइक्वल। तो उसके वजह से अब जो बन गया है हमारा पॉलन ग्रेन, क्या बन गया है, पॉलन ग्रेन। अब इसमें क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो जो दो सेल बने हैं वो कुछ इस तरीके से बन गए कि एक सेल तो काफ़ी बड़ा बन गया, ठीक है, जिसमें इरेगुलर टाइप का न्यूक्लियस इस तरीके से बन गया, एक हो गया जिसमें स्पिंडल टाइप का न्यूक्लियस है। तो अब ये क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन हो गया। अब ऐसा लगता है कि जो छोटा वाला सेल है ना, ये इस वाले सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। अब ये छोटे वाले सेल को हम बोलते क्या हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इस सेल का नाम है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और इस सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल। ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है इस तरीके से ही। देखो, जेनरेटिव सेल मतलब कुछ ना कुछ ये जनरेट करने वाला होगा, इसको बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, और साथ में इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, मतलब ये मेल गैमीट या गैमीट नहीं बनाने वाला होगा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। और इसको बोल रहे हैं जनरेटिव सेल क्योंकि ये जनरेट कर रहा है आगे चल के क्या, जो मेल गैमीट बन रहे हैं इस गैमीटोफाइट से, वो यही बनाएगा। अब तो ये वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल का काम क्या है, ट्यूब सेल यानी कि ये जो पॉलन ट्यूब बनेगी जिसके थ्रू स्लाइड करके मज़े से जो हमारा पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा में जब एंट्री लेगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अभी हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट जब पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि उस पर जब ये लैंड करेगा तो उसको जो स्मूथ रनिंग देगा, आराम से ही उसके पास पहुंच जाएगा अपने फीमेल गैमीट के पास, तो वो ये देगा, इससे बनाएगी पॉलन ट्यूब, और ये आगे चल के हमारा बना देगा मेल गैमीट, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली। अब हम समझते हैं कि जो ये हमारे पास पॉलन ग्रेन आ गया, अब इस पॉलन ग्रेन से आगे चल के मेल गैमीट कैसे बन रहा है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के केस में, मैक्सिमम केस में, यानी कि आपके 60% केसेस में ऐसा होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन है वो इसी 2 सेल स्टेज में डिस्टेंस मतलब यानी कि टूट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये बोला, जैसे एक पॉलन ग्रेन की हमने बात करी तो हमने बोला एक तो हमारा लार्ज सेल है जिसका नाम हमने क्या बोला, वेजिटेटिव, और दूसरा हमने बोला जेनरेटिव। इतनी बात करी हमने अभी, जनरेटिव सेल, ये 2 सेल्स हमारे हो गए, ठीक है। तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल है ये पॉलन ग्रेन बना रहा है, ये हमारा मेल गैमीट बना रहा है। तो ये हमारी है अभी 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो है 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि ये इसी 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाता है। कौन सी स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। अब बाकी के 40% में क्या होता है, बाकी के 40% में ये जनरेटिव सेल जो है पहले ही मेल गैमीट बना देता है। कितने, 2 मेल गैमीट, क्योंकि ये भी एन है ये भी एन है ना। तो क्या करता है ये, अब यहाँ पे 40% केसेस में एक तो वेजिटेटिव सेल है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि वेजिटेटिव सेल के साथ अब ये जनरेटिव सेल नहीं रहेगा, जनरेटिव सेल की जगह 2 आपके क्या आ जाएंगे, मेल गैमीट्स आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या था, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है आपका जनरेटिव सेल,
समझ में आ गया? यानी कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो हमारा पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होगा वो होगा 2 सेल स्टेज में, ठीक है। बट 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि यहीं पे ये जनरेटिव सेल जैसे ही बनता है वो 2 में मेल गैमीट में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो क्या होता है, आगे फर्दर प्रोसीड करता है, ठीक। अब हम देखते हैं इस जो ये आपका पॉलन ग्रेन है, इसमें इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन की हमने जब बात करी थी, जब हमने आपका टेप्टम पढ़ा था, ठीक है, तो टेप्टम में हमने बोला था स्पोरोपोलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाइन बना रहा है, हमने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये है आपका एक पॉलन ग्रेन, ठीक, ये आपकी इनर वाली लेयर है, ठीक। ये है आपकी आउटर लेयर दैट इज एग्जाइन, इस तरीके से ये आपकी एग्जाइन है। तो हमने बोला एक पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर लेयर जिसको हमने बोला क्या, एग्जाइन, और एक होती है इनर लेयर जिसको हमने क्या बोला, इंटाइन। इंटाइन, इन से अंदर वाली, एक्स से मतलब आउटर वाली, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो अंदर वाली लेयर है वो काफ़ी थिन दिखाई दे रही है, कंटिन्यूस भी दिखाई दे रही है, कहीं ब्रेकेज नहीं है। वहीं अगर हम एग्जाइन देख रहे हैं तो एक जगह से टूटी हुई है। क्यों ऐसा? इस जगह को जहाँ पे से ये टूटी हुई है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम बोलते हैं जर्म पोर, यानी कि यही वो एरिया है जहाँ से पॉलन ट्यूब हमारी बाहर निकलेगी, ठीक है। अभी हम समझते हैं इस बात को कि जो हमारी आउटर लेयर है वो एग्जाइन है, इंटाइन जो है हमारी इनर लेयर है, इतना समझ में आया। इनर लेयर जो है हमारी कंटिन्यूस है, वहीं आउटर लेयर हमारी डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। इसमें जहाँ पे ब्रेक है उसको हम जर्म पोर बोलेंगे, यहीं से हमारी जो है पॉलन ट्यूब वो निकलेगी। अब किस चीज़ की बनी होती है? तो हमने बोला था जो हमारी एग्जाइन की लेयर है वो बनी है स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। ये स्पोरोपोलिनिन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है कि कितना भी एसिड हो, कितना भी एल्कलाइन मीडियम हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, कितनी भी हार्श कंडीशन हो, ये सर्वाइव कर जाता है। तो ये कौन बना रहा था? ये टेप्टम बना रहा था, ये भी हमें याद रखना है। टेप्टम कैसे बना रहा था? टेप्टम बना रहा था पहले एक यूबिश बॉडी बना रहा था, उस यूबिश बॉडी ने बनाया स्पोरोपोलिनिन। बहुत ही हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, ठीक है, जो रेजिस्टेंट है, ठीक। इंटाइन किसका बना है? तो ये बना है पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का बना है, ठीक। अब ये हमने बात कर ली इतना। अब क्या है, एग्जाइन हमारी स्पोरोपोलिनिन की बनी है और इसके वजह से हमें बहुत सारे फॉसिल्स आसान से देखने को मिलते हैं। इसको इसलिए हम लंबे टाइम तक स्टोर करके देख सकते हैं क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगी आपकी इस तरीके से जर्म पोर हो गया। तो अब आपकी पॉलन ट्यूब कैसे निकलती है वो देखते हैं। ये जो अंदर वाला मटेरियल है यानी कि ये इंटाइन है, इस तरीके से यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ठीक। इसी के अंदर क्या था हमारा था इधर पे ये आपका वेजिटेटिव सेल और ये हो गया जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है वो तो हमारे टूट के मेल गैमीट बना देंगे। क्या बना देंगे? टूट के मेल गैमीट। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ गए हमारे 2 मेल गैमीट इस तरीके से। और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसने बना दिया ये पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ट्यूब ये क्या होता है, वेजिटेटिव सेल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, यानी कि इसी में वो कैपेबिलिटी है कि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने बोला जो वेजिटेटिव सेल है वो तो बहुत न्यूट्रिशियस है, तो इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा। इसी वजह से पॉलन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो रेस हॉर्सेज हैं, रेसिंग के लिए जो हॉर्सेज होते हैं, एथलीट्स हैं, इन सब के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें। वहीं बहुत सारा वैक्स, सिरप, टैबलेट्स, मेडिसिन ये सब भी इसमें अवेलेबल हैं। पॉलन क्या लंबे टाइम तक, कितने टाइम भी एक बार एक प्लांट से मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब पॉलन ग्रेन निकल गया तो वो कितने टाइम तक भी फर्टिलाइज कर सकता है? नहीं, उसकी एक वायबिलिटी है, मतलब उसका एक टाइम लिमिट है जब तक वो अपनी पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर पाएगा, यानी कि जब तक वो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। अब पॉलन वायबिलिटी में क्या है कि पॉलन वायबिलिटी वेरी करती है,
ठीक है, पॉलन की वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी ऑब्वियसली वेरी करेगी। जैसे आपकी जो सीरियल्स हैं, वीट है, इसमें क्या होता है कि वीट राइस में 30 मिनट्स की वायबिलिटी रहती है, मतलब 30 मिनट तक अगर उसको वो प्लेटफॉर्म मिल गया तो पॉलन ट्यूब बन गई और वो फीमेल गैमीट के पास तक पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट अगर नहीं पहुंच पाया तो काम खत्म, ठीक है। वहीं अगर हम लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी फैमिली की बात करते हैं तो वहां पे फ्यू मंथ्स तक इसकी जो वायबिलिटी रहती है। तो आज के लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे हैं, उसके बाद पॉलन ग्रेन कैसे मैच्योर होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स हमने पढ़ लिए, पॉलन की वायबिलिटी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट उसमें हम गाइनोशियम यानी कि पिस्टल कार्पेल को पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कोई भी फीडबैक देना हो किसी भी तरीके का, कोई इंप्रूवमेंट या कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट जनरेट की है, तो आप उसे चेकआउट करें। इससे पहले वाला लेक्चर एकदम डिटेल में समझते जाएं और साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।